साहित्य विवेचन के दूसरे चरण में पुनः मैं उस विषय की ओर आ रहा हूँ। साहित्य जीवन की व्याख्या है। विभिन्न संस्कृत के आचार्यों द्वारा दिए गए लक्षण से आप लोगों अवगत हो चुके हैं। इसके बाद अब प्रश्न उठता है कि यह साहित्य जो है, जिस लौकिक संस्कृत साहित्य को आप देख रहे हैं, जिस लौकिक संस्कृत साहित्य में साहित्य की विवेचना चल रही है, यह लौकिक संस्कृत का उदय कहाँ से हुआ? तो आप भारतीय इतिहास पर प्रकाश प्रक्षेपण करें तो पाएंगे कि हमारे यहाँ वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत का उदय हम लोग वाल्मीकि से स्वीकार करते हैं। और वाल्मीकि से स्वीकार करते हैं। आप जानते होंगे, बचपन में कहानियाँ पढ़े होंगे कि एक जंगल में आखेटक के द्वारा क्रौंच पक्षी को मारा जाता है और उस दर्दनाक दृश्य को देखकर जो वाल्मीकि महान मूर्ख थे, उनके कंठ से हठात एक स्वर लहरी निकलती है, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमः शाश्वती समा। यहीं से हमारे लौकिक संस्कृत का उदय माना जाता है। यही लौकिक संस्कृत का उत्स है। तो लौकिक संस्कृत के विभिन्न आचार्यों के द्वारा आप लोगों को पूर्व में काव्य लक्षण या साहित्य के संदर्भ में परिभाषाएं दी गई हैं, लक्षण दी गई हैं, उससे आप अवगत हो चुके हैं। अब थोड़ा पाश्चात्य की ओर चलें तो उन्होंने काव्य की परिभाषा को परिभाषित करते हुए कहा है कि पोएट्री इज मेट्रिकल कंपोजिशन। काव्य एक छंदोबद्ध रचना है। काव्य क्या है? तो एक छंदोबद्ध रचना है। अब छंद शास्त्र, हमारे यहाँ छंद शास्त्र की एक अलग शाखा है, उस पर जब चलेंगे तो आपको छंद के बारे में बताया जाएगा। छंद है हमारे यहाँ अलंकार हैं। अलंकार अलंकरोति चीजः स अलंकार। काव्य शोभान करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य की शोभा को जो बढ़ाता हो उसे हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के भी विभिन्न भेद हैं। तो उस क्रम में हम जब अलंकार और छंद पर आएंगे तो देखेंगे। अब थोड़ा पोएट्री मेट्रिकल कंपोजिशन, काव्य एक छंदोबद्ध रचना है। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि काव्य जो है वह दमित इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र है। दमित इच्छा की अभिव्यक्ति मात्र से अभिप्राय क्या है? तो जिस चीज को आप भीतर में दमन कर लेते हैं, प्रकाशित नहीं करते हैं, वो रुक जाता है अंतःकरण में, वही जब स्फोट होता है कभी, तो वही काव्य का रूप लेता है। चाहे वह कविता के रूप में हो, काव्य के रूप में हो, या अगर आप मेधावान हैं तो महाकाव्य के रूप में भी संभव है। क्योंकि कवि दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पंडित कवि और एक होते हैं नैसर्गिक कवि। हमारे संस्कृत आचार्य, जितने संस्कृत वाङ्मय में जो आप आचार्य को देखेंगे तो प्रायः पंडित कवि हैं। पंडित कवि का क्या अर्थ होता है? तो पहले हुए पंडित हैं, बाद में कवि हैं। पांडित्यता उनमें कूट कूट कर भरी हुई है और काव्यत्व उसके बाद आती है उनमें, इसलिए उनको पंडित कवि कहा जाता है। और एक होते हैं कवि। महाकवि कालिदास जो हैं वे कवि हैं, क्योंकि कवि
और बाद पहले कवि हैं और बाद में पंडित हैं। शेष जितने आचार्यों को आप देख रहे हैं वे पहले पंडित हैं, उसके बाद कवि। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के एक देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में है कि पुरा कविनां गणना प्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास अद्यापि तत्तुल्य कबीर भाव अनामिका सार्थवती बभूव अस्पृष्ट दोषा नलिनी विदृष्टा हारावली व ग्रथित गुणो गए प्रियांक पाली विमर्द हृदया नो कालिदासस्य अपरस्य वाणी पुष्पेषु जाति नगरीषु काशी नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु नदीषु गंगा नृप्तो च राम काव्येषु माघः कवि कालिदासः। तो अब अभी कालिदास मेरा प्रकरण नहीं है, हम आएंगे महाकवि कालिदास पर भी आएंगे, उनके सौंदर्य बोध पर भी आएंगे, उनके प्रकृति चित्रण पर भी आएंगे, क्योंकि महाकवि कालिदास की तुलना अंग्रेजी साहित्य के नाटककार शेक्सपियर कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम की तुलना क्या कहते हैं, तुलना अंग्रेजी के एक नाटक से की जाती है। उस संदर्भ में मैं आगे आपको बताऊंगा, परंतु अभी यहाँ ये बताना है कि हिंदी साहित्य की नज़रों में आप देखें कि काव्य किसे कहते हैं। तो मैंने कल अपने प्रथम अधिवेशन में आपको बताया था कि साहित्य समाज का दर्पण है। समाज जैसा होगा साहित्य उससे अछूता हो ही नहीं सकता। समाज में उसमें भी उसके बाद यथार्थवाद और आदर्शवाद की रूपरेखा आती है। यथार्थवाद और आदर्शवाद, यथार्थवाद में समाज में जैसा हो रहा है उसका हूबहू वर्णन करना यथार्थवाद कहलाता है, और आदर्शवाद उसमें थोड़ा आदर्श की चादर अगर लपेट दिया जाए और उसी तथ्य को उद्भाषित किया जाए तो उसे आदर्शवाद हम कहेंगे। वह प्रकरण एक अलग प्रकरण होगा, आदर्शवाद और यथार्थवाद। परंतु यहाँ अब हिंदी के महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। ठीक, साहित्य समाज का दर्पण है, तो जैसा समाज होगा साहित्य वैसा ही होगा। अगर समाज का सामाजिक परिवेश विद्वतापूर्ण है, आदर्शवादी है, तो साहित्य उससे अछूता नहीं रहेगा। तो जिस तरह आपको मैंने बताया पहले कि महर्षि वाल्मीकि के आदि वाक्य से ही लौकिक संस्कृत का उदय माना जाता है, उसी तरह हिंदी साहित्य ने भी पैथेटिक सीन को देखकर ही काव्य उदय की स्वीकारोक्ति से अपने को स्वीकार करता है और कहता है कि वियोगी होगा पहले कवि, आसे उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। नोट कर रहे हैं? वियोगी होगा पहले कवि, आसे उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अनजान। गान गायक का नहीं व्यापार उसकी विकलता है, राग वीणा का नहीं झंकार उसकी विकलता है। गान गायक का नहीं व्यापार उसकी विकलता है, राग वीणा का नहीं झंकार उसकी विकलता है। अर्थात कि जब हम विप्रयोग में जाते हैं
तो विप्रयोग में जाने के बाद काव्य का उदय होता है, काव्य स्फुट होता है। आपके अंतःकरण से वह एक पंक्ति के रूप में हो, एक लव लेटर के रूप में हो, एक छोटी कविता के रूप में हो, एक काव्य के रूप में हो, एक महाकाव्य के रूप में हो। आप जानते होंगे कि महाकवि कालिदास रचित कुमार संभव और रघुवंश महाकाव्य हैं। मेघदूतम उसको क्लाउड मैसेंजर कहा जाता है, गीत काव्य कहा जाता है, लिरिक पोएम कहा जाता है। और अभिज्ञान शाकुंतलम एक नाटक है, जिस अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा जाता है कि काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोकं चतुष्टयी। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ, पहले ये देखें कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम मागे सन्ति त्रयो गुणाः। अब अभिज्ञान शाकुंतलम की चर्चा हो रही है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के नाटककार महाकवि कालिदास के संबंध में कहा गया है, शाकुंतलम के संबंध में कहा गया है कि काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः तत्र श्लोकं चतुष्टयी। काव्य तो स्वयं अपने आप में स्वयं सुंदर है। कैसे सुंदर है? एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाते हैं कि जितने भी कवि आप देखेंगे उन कवियों ने वर्णन किया है कि अमुक नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, अमुक नायिका का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। लेकिन पंडित राज जगन्नाथ लिखते हैं कि अमुक नायिका का मुख हमारी कविता के समान सुंदर है। तो कविता अपने आप में सुंदर है, तो काव्य स्वयं सुंदर है। काव्येषु नाटकं रम्यम, उस काव्य में भी नाटक जो है वह और रम्य होता है। नाटक का अर्थ हुआ दृश्य काव्य। दृश्य काव्य को आप आँखों से देख सकते हैं और श्रवणेन्द्रिय के द्वारा उसका श्रवण कर सकते हैं। तो काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुंतला, तो काव्य स्वयं सुंदर होता है और उसमें भी रम्य जो है शकुंतला, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है वह और अधिक सुंदर है। तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंकः, उस अभिज्ञान तो सुंदर है ही, लेकिन उसका चौथा अंक जो है वह विश्व साहित्य में अनमोल है। और चौथा अंक तो अनमोल है ही, परंतु चौथे अंक का 4 श्लोक जो है वह विश्व साहित्य में खोजने पर भी नहीं मिलेगा, वो इतना सुंदर है। अतः क्यों, तो उस प्रकरण है कि शकुंतला जा रही है कहाँ? शकुंतला जा रही है हस्तिनापुर की महारानी बनकर अपने ससुराल को, पीहर जो महर्षि कर्ण का आश्रम है उससे विदा हो रही है। और उस क्रम में पालित पिता महर्षि कर्ण ने जो उपदेश दिया है अपनी बेटी को, उसी 4 श्लोक में वह निबद्ध है, जो साहित्य का अनमोल श्लोक आप उसे कह सकते हैं, वह बेमिसाल है। और इस दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक जो है इसकी तुलना अंग्रेजी के द टेम्पेस्ट से की जाती है। तूफान शेक्सपियर का, कदाचित शेक्सपियर का नाटक है, उस टेम्पेस्ट से इनकी तुलना की जाती है। वहाँ प्रोस्पिरो और मिरांडा हीरो और हीरोइन है,
तो यहाँ दुष्यंत और शकुंतला हीरो और हीरोइन है। जब हम महाकवि कालिदास के ऊपर आएंगे तो यहाँ इस विषय पर प्रकाश प्रक्षेपण करेंगे। अभी आपको मैंने बताया कि वियोगी होगा पहले कवि, आ से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अंजाम। तो आप हिंदी साहित्य के परिप्रेक्ष्य में भी देखा कि कोई कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, और इसका उत्स क्या है? तो वियोगी होगा पहले कवि, आ से उपजा होगा गान, निकल कर नैनों से चुपचाप वही होगी कविता अंजाम। गान गायक का नहीं व्यापार उसकी विकलता है, राग वीणा का नहीं झंकार उसकी विकलता है। इस तरह आप संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के प्रमुख विद्वानों द्वारा साहित्य और काव्य के संबंध में जो मंतव्य हैं उससे आप लोगों को परिचित कराया गया है। और उसी परिचय के क्रम में अब काव्य जो है वह काव्य आप क्यों पढ़ना चाहेंगे? इस इलेक्ट्रॉनिक युग में, भौतिकता के युग में काव्य पढ़ने से आपको क्या लाभ होगा? तो आप इस भौतिकता के चकाचौंध में आप देखते होंगे कि राम की तरह प्रवृत्ति नहीं है लोगों की, रावण की तरह प्रवृत्ति होती जा रही है। उससे निजात पाने के लिए काव्य की आवश्यकता होती है। इसे आप गांठ बांधकर समझ लीजिए कि आज के परिवेश में, समाज में एक विशृंखलता आई हुई है, समाज में एक कटुतापन आई है, और उस कटुतापन को दूर करने के लिए आपको काव्य की उपादेयता है। क्योंकि काव्य का बोध अगर होगा तो वह व्यक्ति विनम्र होगा, वह व्यक्ति सरस होगा, वह व्यक्ति शालीन होगा। और आप आज देख रहे हैं कि आज के भौतिक परिवेश में हाउ टू कलेक्टिंग मनी, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप संस्कृत के माध्यम से, विद्योपार्जन के माध्यम से आप अर्थ का संग्रह न करें। क्योंकि आज पहले विद्या होती थी कि जा विद्या सा विद्या जा विमुक्त है, सा विद्या जा विमुक्त है। परंतु आज के परिवेश में विद्या अर्थकरी हो गई है, और अगर जॉब ओरिएंटेड कोर्स नहीं होंगे तो आप अपने को इस प्रतियोगितात्मक युग में अपने को आप समावेश नहीं कर सकते हैं, अपने को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। परंतु इसका अर्थ नहीं है जो अर्थ ही सब कुछ है। अगर आप नागरिक बोध से ओतप्रोत हैं, नागरिक बोध है आप में, आप एक सक्षम नागरिक हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य नागरिक निर्माण करना होता है, व्यक्ति निर्माण करना होता है। व्यक्ति कितना कमाता है या उसका मापदंड नहीं होता है। तो साहित्य आपको उस चकाचौंध से लेकर इस मार्ग की ओर जाएगा कि आप एक समाज को नया संदेश दे सकते हैं, समाज को एक उपदेश दे सकते हैं, समाज का पथ प्रदर्शक आप बन सकते हैं। आप आज युवक हैं, आपके शरीर पर, आपके ऊपर आप भारत के भावी कर्णधार हैं। आपको उस दृष्टि से आगे बढ़ना होगा, एक कुशल नागरिक बनकर, एक सक्षम नागरिक बनकर। इसलिए इस अर्थकरी युग में भी अर्थ कमाते हुए काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से आप चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखाद अल्प धियामपि काव्यादेव। तो चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति का माध्यम आपका काव्य है।
कि इसीलिए कहा गया है काव्यं जससे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते सद्य परिनिवृत्त कांता संमितोपदेश युजे। अतः साहित्य संसार में आप साहित्य के गागर में, साहित्य के सागर में अनेक ऐसे गागर हैं जिसका मंथन कर आप अमृत तत्व निकाल सकते हैं और उस अमृत तत्व से आप समाज में एक संदेश दे सकते हैं जिससे आपका समाज भी स्वस्थ होगा, और समाज जब स्वस्थ होगा तो हमारा साहित्य भी स्वस्थ होगा, और साहित्य जब स्वस्थ होगा तो हमारे नागरिक स्वयं वह भी स्वस्थ होंगे, एक उज्जवल भारत का निर्माण करेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि शुरू से ही हमारी उद्घोषणा रही है, हमारे सनातन धर्म की उद्घोषणा है, भारतीय संस्कृति की उद्घोषणा है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम यह हमारा जय घोष है, यह नारा है, यह हमारा मूलभूत सिद्धांत है। अतः क्योंकि संपूर्ण विश्व को ही हम अपना परिवार समझते हैं, तो आप साहित्य का अध्यापन कर रहे हैं, नियमित रूप से आप शिक्षा ग्रहण करें। आप में नियमितता चाहिए, आप में क्रमबद्धता चाहिए। आप जिस महाविद्यालय में आप पढ़ रहे हैं उस महाविद्यालय का अतीत भी सुनहरा है। राधा उमाकांत संस्कृत महाविद्यालय सुखसेना पूर्णिया, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की एक अंगीभूत इकाई है, और 1969 ईस्वी में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई, और 69 ईस्वी से इस महाविद्यालय से कई मेधावी छात्र उत्तीर्ण होके विभिन्न सरकारी सेवा में हैं। अतः आप नियमित और क्रमबद्ध तरीका से अध्ययन करें। अगर आप में से कोई छात्र या समाज के कोई छात्र डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वे कोचिंग इंस्टीट्यूट जा सकते हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर सकते हैं। परंतु कला विषय लेकर जो आगे बढ़ना चाहते हों, चाहे पूर्णिया कॉलेज में हो, डीएस कॉलेज कटिहार में हो, सहरसा कॉलेज सहरसा में हो, तो अगर आप कला के माध्यम से आगे बढ़ने का अगर आपने मन बनाया है तो उस क्षेत्र में हमारी संस्था भी एक हस्ताक्षर है। आप आए, आप सुनहरे कैरियर का निर्माण करें। बहुत जल्द हम लोगों के यहाँ बीएड की पढ़ाई भी सुनिश्चित होने जा रही है। समय आएगा आपको उससे भली भांति परिचित कराऊंगा, विज्ञापन के माध्यम से या अन्य माध्यम से। तो आज का यह एपिसोड यही समाप्त करते हैं। कल पुनः महाकवि कालिदास और उनका सौंदर्य बोध विषय पर हमारी व्याख्यान प्रसारित की जाएगी। आप लोग समेकित रूप से व्याख्यान का आनंद लेंगे, और संभावित आपके मन में जो शंका हो, जिस संबंध में प्रश्न पूछना हो, वह प्रश्न भी आप लोग लिखकर मुझे भेज सकते हैं ताकि उसका सम्यक जवाब आप तक प्रस्तुत किया जा सके। धन्यवाद।